हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज शर्मा और स्वागत है आपका अभ्युदय के इस ऑनलाइन क्लास में। आज बहुत दिनों के बाद जो है आज हमारी क्लास हो रही है। इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है वो क्लास कुछ दिन तक कंडक्ट नहीं हुई, बट आज से जो है क्लास कंटिन्यू होगी। तो आप सभी आ जाए ताकि आज के सेशन को हम स्टार्ट कर सके। जी, आज भी हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक पोर्शन को जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी, पिछली क्लास में हमने बात की थी नर्वस सिस्टम के बारे में और आई होप कि आपको नर्वस सिस्टम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जी, आज हम बायोलॉजी में यानी कि जनरल साइंस की बात करें तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ें आपको याद करनी है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है अभ्युदय के इस ऑनलाइन क्लास में। फटाफट आप सभी आ जाए। जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग शिव कुमार जी। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि मानव पाचन तंत्र के बारे में पूरी तरीके से डिटेल से बात करने वाले हैं। जी पूजा, गुड इवनिंग सर। साउंड में अजीब आ रही है, ओके। आवाज रोबोट की है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देख लेता हूँ आवाज रोबोट की है या चलिए अब नहीं आएगी। आप सभी आ जाए ताकि आज के सिस्टम को, आज ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हम कर सके। ठीक है, बहुत दिनों के बाद आज क्लास स्टार्ट हो रही है हमारी। ठीक है, अब आवाज सही है क्या? अब आवाज सही है? फटाफट मुझे बताएंगे। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग शिव कुमार, गुड इवनिंग। चलिए, अगर अब सही है तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जय हिंद हिमानी। अच्छा, ये अब आवाज बताओ, अब क्लियर है क्या? मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? फटाफट आप भी मुझे बता दें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी आ जाए, थोड़ा सा सही है, ओके। चलो एक बार मैं भी अपने फोन में देख लेता हूँ कि आवाज कैसी है। आप सभी आ जाए, बहुत दिनों के बाद हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है। वॉइस ओके है? ओके पूजा, ठीक है, क्योंकि अगर वॉइस सही होगी तब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, वैसे तो अब सही होनी चाहिए। जी ओके विपिन, जय हिंद। तो फटाफट आप आ जाए, आप सभी आ जाए, बहुत दिनों के बाद हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है। जी बिल्कुल, आवाज सही है। चले यार, तो स्टार्ट करते हैं कि वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में या फिर डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो कि हम जितने भी मनुष्य हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें काम करने के लिए हमेशा ऊर्जा चाहिए होती है। और अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर में टूट फूट भी होगी, तो उसके रिपेयर करने के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर में कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। तो डाइजेशन का मतलब होता है, बोल सकते हो, पाचन। और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन का उपयोग करके हमारी बॉडी को हम ऊर्जा प्रदान करते हैं और साथ में जो भी टूट फूट हुई है उसे सही करने में भी काफी मदद, सही करने में भी हम उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी को जो नीड है, न्यूट्रिशन की बात करें, कितने प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तो होती तो बहुत सारी न्यूट्रिशन की है, लेकिन जो मुख्य की हम बात करें तो वो तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, ये हमारी बॉडी के अंदर में डायरेक्ट से एब्जॉर्ब तो होता नहीं है। हमें ऐसा तो नहीं है कि भाई मार्केट जाओगे और आप जाके वहां से कार्बोहाइड्रेट लेके आ गए या आप मार्केट से जाके प्रोटीन लेके आ गए, ऐसा तो नहीं होता ना। आप फूड सप्लीमेंट के रूप में इस प्रकार के पोषक तत्वों को आप क्या करते हो, हमारे शरीर के अंदर में क्या करते हो, उपयोग करते हो। है कि जो ये जो न्यूट्रिशन की बात कही जा रही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में, ये हमारी बॉडी के अंदर में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते। जैसे मैं आपको एक बार बता दूं, देखो मैं आपको पहले हल्का सा समझा देता हूं। जैसे मान लो ये है रोटी, ये क्या है, ये है रोटी, और ये एक मैंने ग्लास ले लिया और ग्लास में मैंने यहाँ पे बना लिया मिल्क, दूध है, मान लो दूध है, दूध है। और ये जो है मैंने एक डब्बा बना लिया, एक डब्बा बना लिया किसका, डालडा घी का, ये घी है, ये घी मतलब घी बोल दो, ऐसा समझ में, घी मान लो ना, एक डब्बा है, एक पीपा मैंने घी का बना लिया। तो ये अगर मैं बोलूं कि हम यही सब तो लेते हैं, भाई हम दूध पीते हैं, घी खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो ये क्या है, ये है भोजन।
ये है आपका भोजन। इज इट क्लियर? हम भोजन क्यों खाते हैं? ताकि इसमें से हमें क्या मिल सके? पोषक तत्व मिल सके। पोषक तत्व का मतलब क्या? जैसे हम रोटी इसलिए खाते हैं क्योंकि रोटी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। दूध यानी कि मिल्क की बात करें तो मिल्क में क्या होता है? प्रोटीन होता है। सर क्या है अगले? क्या ऐसा गले में गांठ है वो घूमती है तो क्या बीमारी हो सकती है? मैं बताता हूँ कि क्या बीमारी हो सकती है। नहीं दिख रहा है? ओके, कोई बात नहीं, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। अगर नहीं दिख रहा है तो परेशान ना हो। चलो देखो, अब दिख रहा है? दिख रहा है? ये है रोटी, ये है दूध, ये है घी। अब समझ में आ रहा है? तो अब रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से हमें क्या, दूध से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्लियर है? और अगर हम बात करें घी से क्या मिलता है, तो घी से हमें मिलता है फैट, यानी कि वसा मिलता है। तो ये तो ऊपर वाले देख रहे हो, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे भोजन या भोज पदार्थ। और ये जो देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये जो देख रहे हो, ये अगर हम बात करें, ये हम बात करें, इसे कहेंगे हम सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या बोलेंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये हम बोलेंगे, इसे न्यूट्रिशन बोल सकते हो, इसे पोषक तत्व बोल सकते हो। पोषक तत्व, सूक्ष्म तो नहीं बोलेंगे, पोषक तत्व बोलोगे, न्यूट्रिशन बोलोगे। ठीक है? अभी ध्यान रखना कि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो ये हमारी बॉडी में, हमने रोटी तो खा ली, रोटी हमने खा ली तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को तो मिल गया, लेकिन ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का भी छोटा सा जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन आगे टूट के बनाता है एमिनो एसिड। क्या बनाएगा? एमिनो एसिड बनाएगा। ओके, मैं आगे और भी बताऊंगा अच्छे तरीके से। और ये जो फैट देख रहे हो, ये फैट इसमें टूट जाएगा, ये टूट जाएगा फैटी एसिड में। किसमें? फैटी एसिड की में, फैटी एसिड में टूट जाएगा, फैटी एसिड में। तो जब हम इसे हम पोषक तत्व कहेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या होगा? सूक्ष्म पोषक तत्व। तो हमारी बॉडी के अंदर में जो यूज होगा वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि भाई हम बोले सर जी एक बात बताओ, ये तो आपने बता दी कि हम रोटी खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फिर कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलेगा, मतलब इतना प्रोसेस है। हाँ भाई, इसी को तो डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन की परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा कि लार्ज पार्टिकल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। बड़े बड़े भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे तथा सूक्ष्म पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया ये चीजें मैंने जो बताई? मैंने क्या बताया आपको अभी? मैंने आपको ये बताया कि बच्चों की डाइजेशन का मतलब क्या हो गया? जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आप खाओगे अपनी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता, इसके भी छोटे जो पार्ट होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो होगा वो क्या टूट करके किस पे चेंज हो जाते हैं? सिंपल सब्सटेंस में, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड पे। इज इट क्लियर? हाँ बंटी, आज हमारी क्लास बहुत दिनों के बाद हुई है बच्चे, जान लीजिएगा। तो अगर आप और डिटेल में बात करना चाहो तो मैं बता देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो जो टूट करके शुगर में चेंज हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज। फैट जो है वो किस में टूट करके? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। और प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। अब आप ये बोलोगे सर एक बात बताओ, ये तो चेंज हो जा रहा है, तो ये हो कैसे रहा है? ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज करने के लिए, फैट को किस में चेंज करने के लिए? फैटी एसिड में चेंज करने के लिए, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करने के लिए इसको तोड़ने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है? एंजाइम ध्यान रखना पाचन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मान लो क्या नहीं हो, अगर एंजाइम्स नहीं हो तो ये पाचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। अभी मैं आगे और आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा ना, लार्ज पार्टिकल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि बड़े बड़े भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे तथा सरल तत्वों में टूटने की प्रक्रिया जो होती है वो पाचन कहलाती है। अब भाई पाचन की प्रक्रिया आखिर होगी कहां पे? ये भी तो मायने रखता है। अब ये फिगर को देखो, ये मैंने जो बनाया है ये है आहार नाल, यानी कि मुंह से लेकर के आपका गुदा मार्ग तक का रास्ता जो होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे इसे हम? एलिमेंट्री कैनाल। ध्यान दीजिएगा, इसे हिंदी में कहेंगे आहार, आहार नाल। ठीक है?
तो जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, आहार नाल, या इसको कभी कभी हम गट भी बोलते हैं, GUT गट। तो जो पाचन की प्रक्रिया होती है उसे कहाँ होती है, ये आहार नाल में होती है। ध्यान दीजिएगा, आहार नाल जो है वो मुंह से लेकर के गुदामार्ग तक का एक रास्ता होता है। आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 8 से लेकर के 9 मीटर एवरेज होती है। अब किसी में 8 मीटर हो सकती है, किसी में 9 मीटर हो सकती है। ज्योति सिंह, सुरुचि, गुड इवनिंग बच्चे। तो ये अलग अलग होती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई सर ये बताइए कि अलग अलग किसमें होती है। तो देखो, आहार नाल जो होता है, आहार नाल में हम कोई भी चीज जब डालते हैं तो ध्यान दीजिएगा वो एब्जॉर्ब होकर के ही ब्लड में जाती है। आया समझ में, एनीथिंग दैट गोज इन द टॉप पोल, कोई भी चीज अगर आप मुंह में डालते हो तो हमारी बॉडी का तब तक पार्ट नहीं बनेगा जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। तो आहार नाल स्टार्ट कहाँ से होती है, ये मुंह से, और फिर ये धीरे धीरे आती है स्टमक में आती है, स्टमक से नीचे आती है। तो यहाँ पे क्या है, एक घुमावदार रास्ता होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यहाँ पे ये एब्जॉर्ब होती है और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहाँ से बाहर आ जाती है, आपके एनएस के थ्रू बाहर आ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि आहार नाल में पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया होती है। मैं भी आहार नाल को और अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा कि आहार नाल क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको अभी कुछ और चीजें बता दूं, जैसे कि जो पाचन का प्रोसेस है वो कितने पार्ट में होता है। तो ध्यान रखना कि अगर न्यूट्रिशन की बात करें, डाइजेशन का प्रोसेस 5 पार्ट में होता है। सबसे पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा होता है इंजेशन। अगर हिंदी की बात करें तो देखो, आप हिंदी में इसे कह सकते हो, इसे इंजेशन को हिंदी में कहते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण कहते हैं। मतलब भोजन के टुकड़े को मुंह में लेना। जब भोजन का टुकड़ा मुंह में जाता है तो फिर डाइजेशन होता है, पाचन यानी कि बड़े बड़े पदार्थों का छोटे छोटे तत्वों में टूटना। तीसरा होता है अब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, अवशोषण यानी कि जो भी जो है, पाचन का मतलब तो भाई लार्ज पार्टिकल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल। बड़े बड़े पदार्थ जो है वो छोटे पार्ट में टूट गए। अब छोटा पार्ट जो होगा, जैसे ग्लूकोज हुआ, फैटी एसिड हो गया, एमिनो एसिड हो गया, वो यूज भी तो होगा ना हमारी बॉडी के अंदर में, तो सब अवशोषण कहेंगे। उसके बाद है क्या, एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, अब जो भी चीज हम क्या कर रहे हैं बॉडी के अंदर में, हमने क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, वो यूज भी तो होगा सेल में जा करके, तो उसे हम स्वांगीकरण कहेंगे। और उसके बाद जो चीज नहीं पची है उसको हम बहिष्करण कर देंगे, मतलब जो वो शरीर से बाहर निकल जाएगी, यानी कि इंजेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, ओके। रोहित ने कहा है सर प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इंडाइजेशन। बच्चे, इंडाइजेशन का मतलब हो गया, इंजेक्शन का मतलब हो गया कि कोई भी फूड को आप क्या करना, इनटेक करना। ठीक है, माउथ में जब फूड को आप इनटेक करते हो तो उसे ही हम क्या कहेंगे, इंजेक्शन कहेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताएं, कमेंट करें जरूर से। अब एक बार हम क्या करते हैं, क्योंकि डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो एक बार हम प्रॉपर तरीके से अपना एलिमेंट्री कैनाल देख लेते हैं कि सर एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहां कहां पे ये चीजें होंगी। उसके बाद हम अपना डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम बात करें इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में, तो सबसे पहला क्या होता है, मुंह के अंदर में टंग होगा, इसी के अंदर में टिथ भी होगा। अब मुंह के अंदर में क्या होता है, 3 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम लार की ग्रंथि कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, जिसमें पहला होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सबलिंगुअल और तीसरा होता है सबमैंडिबुलर। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के, हम वैसे तो 300 प्रकार के क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं 300 प्रकार के, लेकिन जो मेन होते हैं वो 3 जोड़ी होती हैं, 3 पेयर होती हैं, जो 3 इधर और 3 इधर होती हैं, 6 होती है टोटल। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद ये जो देख रहे हो इसे कहते हैं ईसोफेगस, यानी कि इसे हम बोलते हैं ग्रास नली बोल दो इसे बोल दो आप फूड पाइप बोल दो। ठीक है, उसके बाद ये जो देख रहे हो इसे हम स्टमक कहते हैं, स्टमक का मतलब अमाशय हो गया। ये जो देख रहे हो इसे हम कहेंगे लीवर। लीवर के जस्ट नीचे बगल में होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से नीचे जो जाओगे आप देखोगे इसे पैनक्रियाज होता है। उसके बाद जो है, उसके बाद छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें हम ड्यूडेनम देखेंगे, जेजुनम देखेंगे, इलियम देखेंगे। उसके बाद जो होगा बड़ी आंत आएगी, जिसमें आएगा सीकम, कॉलन और रेक्टम आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा एनएस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये टोटल के टोटल एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। ध्यान दीजिएगा,
अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, बहुत दिन के बाद आया हूं। और कैसी लग रही है क्लास ये भी कमेंट कीजिएगा। लाइव है तो कमेंट करें, और अगर ये वीडियो अगर आप ऑफलाइन में देख रहे हैं तो भी कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है। यहां तक समझ में आया? तो अभी हमने केवल एक थोड़ी सी बात की भाई डाइजेशन होता क्या है क्या नहीं होता। अब हम प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप बात करेंगे डाइजेशन से, यानी कि मुंह से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल पे बात करने वाले हैं। तो ठीक है, तो फटाफट अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करें, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। फटाफट करें और ये बता दें इतना दिन आपका कैसा रहा। मतलब इतने दिन तक हमारी क्लास नहीं हुई तो क्या आपने स्टडी करी या नहीं करी? आप सभी ने नोट्स बना लिए होंगे आई थिंक। और जितने भी लोग को नहीं पता कि आज क्लास स्टार्ट हो गई, उन्हें जो है मैसेज जरूर करना, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि अब ना हम कौन बनेगा करोड़पति भी खेलेंगे। कौन बनेगा करोड़पति मतलब अगर जैसे क्लास अगर मान लो कि हो तो रही है और इसमें अगर टाइम बचता है तो मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जो है वो भी यहीं पे क्या कर दूंगा, मतलब सॉल्व करा दूंगा। ऐसा समझ में, वो भी कौन बनेगा करोड़पति के स्टाइल में जी। बहुत अच्छी क्लास सर, बेस्ट है कि थैंक यू सो मच बंटी। ओके दुर्गेश, आशा कुमारी, बच्चे सारे कमेंट करना। ओके तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और ये अपेंडिक्स को तो हम भूल ही गए, ठीक है। अपेंडिक्स क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये बायोलॉजी क्लास है ना, आपने पढ़ी है तो और अच्छा भी लग रहा होगा। और इसके बाद मैं इतने अच्छे तरीके से फिगर दिखा रहा हूँ तो और भी समझ में आ रहे होंगे। चलो हम सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सर एलिमेंट्री कैनाल में और कौन कौन से पार्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम बात करें कि जो फूड हम जो भी कुछ खाएंगे ना वो क्या होगा, इसी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ही पास होगा। ऐसा समझ में, जो भी चीजें एब्जॉर्ब होनी होगी वो क्या होगी, इसी एलिमेंट्री कैनाल के वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगी, और नहीं तो इसी एलिमेंट्री कैनाल से हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी। अब अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट है, तो सबसे पहला जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको हम आहार नाल कहते हैं। ये स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा से। ये जो देख रहे हो ना, फिगर में भी देख रहे होगे आप, ये है मुख गुहा हमारा, यहां से एलिमेंट्री कैनाल समझ स्टार्ट हो जाता है। दूसरा होता है ईसोफेगस या ओसोफेगस, इसको ईसोफेगस भी बोलते हैं कई जगह, ओसोफेगस भी कहते हैं। इसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हो इंग्लिश में, या इसको ग्रासिका कहते हैं, और यहाँ से फूड आपके स्टमक में आता है। तो दूसरा जो पार्ट हो जाएगा, तीसरा पार्ट यानी कि वो क्या हो गया आपका स्टमक। ओके, शिखा यादव, बायोलॉजी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट जी। स्टमक जो है ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो चौथा पार्ट होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद होगा लार्ज इंटेस्टाइन, और छठा होता है वो होगा एनस। अब बहुत लोग को लगता है कि सर लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, सर क्या वो भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है? नहीं, ध्यान दीजिएगा। लीवर भी अगर हम बात करें उसको आप हेल्पिंग ऑर्गन बोल सकते हो, हेल्पिंग ग्लैंड बोल सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में तो एलिमेंट्री कैनाल कितने हैं, 6 ही पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फूड इसी में आएगा, ध्यान रखना। फूड कभी इसके लीवर में नहीं जाएगा, फूड कभी भी आपके किस में नहीं जाएगा, पैनक्रियाज में नहीं जाएगा। जो फूड होगा वो किस में नहीं जाएगा, आपका जाकर के जो पित्त की थैली होती है उसमें नहीं जाएगा, यानी कि गॉल ब्लैडर में नहीं जाएगा। फूड हमेशा कहाँ रहेगा, जो भी खाओगे आप, ये 6 स्थान पे ही रहता है, इस बात का ख्याल रखना। सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी, आपसे ऑफलाइन पढ़ना है अब? हाँ प्रेरणा, बहुत ही जल्दी होने वाली इस टाइम। थैंक यू सो मच प्रिया शर्मा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला बक्कल कैविटी क्या होता है, यानी कि मुखगुहा जो होती है वो क्या होती है, एक बार उसको देख लो। ध्यान दीजिएगा गाइस कि हम जब भी क्या करते हैं, फूड को हम मुंह के अंदर में लेते हैं, तो मुंह के अंदर की जो गुहा होती है, मुंह के अंदर का जो कैविटी होती है उसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने फूड को मुंह में लेना स्टार्ट किया, डाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसे सबसे पहले हम कहेंगे इंजेशन कहते हैं। आए समझ में? अब हमारे मुंह के अंदर में, बक्कल कैविटी के अंदर में दो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो है आपका टिथ यानी कि आपका दांत। मैं एक बार दिखा भी देता हूं। पहला होता है दांत और दूसरा होता है टंग। ध्यान रखना कि दांत और ये जो जीभ जो है उसे क्या करती है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन करती है, मतलब उसे फूड को आपका छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, ताकि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से हो पाए। आए समझ में? फूड जो होगा वो दांत के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ब्रेक डाउन कर लिया जाता है। और उसके बाद बक्कल कैविटी के पास से, मतलब अंदर ही मुख गुहा में ही कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, कुछ क्या होती हैं, लार की ग्रंथियां होती हैं,
जो उसमें क्या लार मिलाती हैं, और लार के अंदर में क्या होता है, फूड जो हो जाता है, फूड को नमी बनाए रखने में और आसानी से निगलने में भी मदद करती है। और इसके अलावा लार में बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है एंजाइम्स होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल अनमोल, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मैं कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू सो मच लोकेश। होगी बहुत जल्द होने वाली है। क्लियर है। तो अब बक्कल कैविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो भाई बक्कल कैविटी में सबसे पहला तित होता है। हम एक बार तित की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा गाइस कि अगर हम बात करें आपके मुंह के अंदर में, तो मुंह के अंदर में जो जबड़ा होता है और उसी के साथ जीभ होती है, और यहाँ पे क्या होता है, जो फूड का जो पार्टिकल होता है उसे क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन करती है ये दांत। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में इसे ब्रेक डाउन कर देती है, जो काफी जरूरी है। अब अगर हम बात करें कि कुछ, जैसे हम स्तनी की कुछ बात करें, तो स्तनी के अंदर में, मैमल्स के अंदर में दांतों के कुछ सेट होते हैं। दो प्रकार के सेट होते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। एक दांत को आप बोल सकते हो दूध के दांत, और एक को बोलते हो क्या, परमानेंट। यानी कि दो प्रकार के सेट होते हैं दांत के। एक होता है क्या, परमानेंट टीथ, एक होता है टेम्पररी टीथ। टेम्पररी का मतलब जो बचपन में दूध के दांत आते हैं उसे कहते हैं, और परमानेंट टीथ जो होते हैं वो हमेशा जीवन भर रहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किसके सबसे अधिक सेट होते हैं, किस जानवर, किस मैमल्स के सबसे अधिक सेट होते हैं, ये कमेंट करके मुझे बताएंगे। कि जैसे हमारे तो 2 सेट हैं, किसके 40-50 सेट होते हैं, मुझे बताना जरूर से। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम तित की बात कर लें। तो अगर तित की बात की जाए तो तित का, भाई तित के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार देखते हैं। दांतों का अध्ययन जो होता है उसे हम ओडेंटोलॉजी कहते हैं। लिख लीजिएगा, ये सारे वन वर्ड है और काफी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और कमेंट जरूर कर देना यार, ओडेंटोलॉजी कहते हैं। दूसरा कि जिस भी मैमल्स के, जिस भी स्तनी के जीवन काल में केवल एक बार दांत आते हैं उन्हें हम मोनोफोडेंट कहते हैं। आप हिंदी में बोल सकते हो सर, क्या हम हिंदी में इसे बोल सकते हैं एक बार दंती? हाँ जी बोल सकते हो, बट क्वेश्चन जो होगा एक बार दंती नहीं होगा, ये पेपर में आया भी है। जिस भी जानवर के जीवन काल में एक बार दांत आए उसे मोनोफोडेंट कहते हैं। और ऐसे जानवरों की जो आयु की गणना होती है ना, उनके दांतों को गिनकर की जाती है। यानी कि कुछ जानवर जैसे भैंस, बकरी, गाय, ये सारे के सारे मोनोफोडेंट है। क्या है, मोनोफोडेंट होते हैं, और इनके दांतों की जो गणना होती है उनकी आयु को, मतलब उनके दांतों की गणना करके ही उनकी आयु के बारे में हम पता कर लेते हैं। तो अब भाई जिसके 2 बार दांत आए उसे क्या कहेंगे? तो जिनके 2, अच्छा मैं जो मोनोफोडेंट है आप बोल सकते हो जितने पेट एनिमल्स होते हैं ना, उनका एग्जांपल ले सकते हो। अब जिन भी जानवरों के जीवन काल में 2 बार दांत आए उसे कहते हैं डाइफोडेंट। क्या बोलते हैं हम? डाइफोडेंट कहते हैं। डाइफोडेंट जो होता है उसे द्विबार दंती बोल लो। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे यहाँ पे कितने प्रकार के दांत होते हैं? 2 प्रकार के दांत होते हैं। दूसरा, अगर अलग अलग प्रकार के दांत एक साथ हों तो उसे हम कहते हैं हेट्रोडेंट। ध्यान रखना, अलग अलग प्रकार के मतलब, जैसे हमारे अंदर कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत हैं ह्यूमन के अंदर में, है ना। जैसे कैनाइन हो गया, मोलर हो गया, प्री मोलर हो गया, ठीक है, इंसीजर हो गया, और एक साथ है, अलग अलग नहीं है। कुत्ते की बात करो तो देखो उसमें दांत अलग अलग होते हैं। मांसाहारी जो भी जानवर होंगे ना, उनके दांत के बीच में स्पेस होता है, लेकिन गाय की बात करो, हमारी की बात करो, तो ध्यान रखना उसमें स्पेस नहीं होता। सर यूपीएससी से, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आते अंजलि, क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। अभी आपके इसमें इस बार क्वेश्चन से क्वेश्चन था ना, अब पहले से कम हो गया बट आते हैं, ध्यान रखना। हेट्रोडेंट की जब हम बात करें तो हेट्रोडेंट कौन है? हम है। इसके अलावा अगर आप बात करें, एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीफाइडोडेंट। ध्यान रखना कि जिसके जीवन काल में लगातार दांत रिप्लेस होते रहते हैं, लगातार दांत जिंदगी भर रिप्लेस होते रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीफाइडोडेंट्स कहते हैं। ध्यान रखना, केवल कुछ ही मैमल्स हैं जिनके जीवन काल में दांत जो होते हैं रिप्लेस होते रहते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, कंगारूज हो गया, सी काव हो गया। सी काव मैंने कुछ दिन पहले बताया था। सी काव कौन है, इसका नाम बताएंगे? मगरमच्छ, बिल्कुल अच्छा है। सी काव की जब बात करते हैं, सी काव जो है एक ऐसा जानवर है जो पूरे समुद्र में शाकाहारी होता है। इसका नाम बताएंगे? मैं नाम बता चुका हूं, कितने लोग मुझे बताएंगे, ये बता दो। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके यूपी पीसीएस में कि पाइथोडेंट के एग्जाम्पल कौन से हैं। ठीक है, अब एक बार बात करते हैं। चलो ये तो दांत की बात हमने कर ली, लेकिन सर एक बात बताओ, दांत तो बहुत प्रकार के होते हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं एक एक चीज करके। सर मेडुला ऑब्लांगेटा पर क्वेश्चन आया था इस बार आया था। प्रिंस किस में आया था ये बताना बच्चे?
ध्यान दीजिएगा। जो टिथ की बात करें तो टिथ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट का मतलब कि एक दांत के ऊपर वाला हिस्सा और एक दांत का नीचे वाला हिस्सा। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दांत का उसे हम कहते हैं क्राउन। इसको आप हिंदी में शिखर भी बोल सकते हो। यानी कि अब इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूं। मसूड़े से ऊपर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे आप क्राउन कहते हो। क्या कहते हो? क्राउन कहते हो। जो दिखता है गम लाइन यानी कि मसूड़े से ऊपर वाला पोर्शन और मसूड़े से जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम रूट कहते हैं, उसे हम जड़ कहते हैं। ये जो रूट्स होते हैं वो आपके किसमें? जबड़े में जकड़े होते हैं। क्लियर? ओके, यूपी पीसेस में। ठीक है, देखो अब बायोलॉजी से यूपी पीसेस में काफी क्वेश्चन आने लगे हैं। हालांकि यूपीएससी में भी आता है लेकिन अब थोड़े कम आते हैं बच्चे। समझ में आ गया? दांत को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए? दो पार्ट में। अब हम एक काम करते हैं, एक एक करके बात करते हैं कि दांत के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखो सबसे पहला जो आप देख रहे हो क्राउन वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, क्राउन वाला पोर्शन देख रहे हो। क्राउन वाले पोर्शन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिखाई देता है इसे हम कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनेमल इज द व्हाइट पार्ट यू कैन सी कवरिंग द क्राउन। यानी कि जो आप व्हाइट पार्ट देख रहे हो ये है इनेमल। ध्यान रखना बच्चे कि इनेमल हमारी बॉडी के अंदर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। हमारी बॉडी का सबसे मजबूत भाग जो बोल सकते हो वो क्या होता है? क्राउन होता है पूरी बॉडी के अंदर में। आए समझ में? अगर हम बात करें क्राउन के बारे में तो इसमें जो है मतलब हाई परसेंटेज होता है किसका? मिनरल्स का, खनिज का। क्लियर है? 95% और 98% तक कैल्शियम और फास्ट फूड के आयन होते हैं जो क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्सीपेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है, सीक आउट बिल्कुल सही कहा। डिगोंग जो है वो सीकाओ कहते हैं। क्या बात है? सिट्टू कुमार सर हिंदी में स्लाइड, बच्चे बायोलॉजी की क्लास जो होगी ना पूरी वो हिंदी में स्लाइड नहीं होगी, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने जितनी कोशिश करी। भाई बायोलॉजी में क्या हिंदी में करोगे, बट ये समझ में आ रहा होगा आपको। समझ में आ गया? एनिमल। और ध्यान रखना कि ये एनिमल बेसिकली करता क्या है। ये एनिमल क्या करता है कि ये जो है बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि सर ये एनिमल क्या खराब हो सकते हैं, दांत पीले होने का कारण क्या होता है? अब क्या हुआ, हमने क्या क्या खाना खाया। अब खाना खाने के बाद हम जब क्या करते हैं, ब्रश प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो जो खाने में जो शुगर होता है ना वो हमारे दांतों में जाके चिपक जाता है। और अब हमारे मुंह में लगभग 300 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया इस शुगर को किसमें चेंज कर देते हैं? एसिड में चेंज कर देते हैं। अब एसिड में चेंज होने के बाद क्या होता है कि जो एसिड होता है वो दांत को पीला करना स्टार्ट कर देता है और आपके दांतों में प्लाक जमना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से क्या नहीं ब्रशिंग नहीं करोगे तो ये धीरे 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 जो पीला सब्सटेंस है, जो भोजन है वो सड़ने लगता है। सड़ने के बाद जिसको बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया, वो हो जाता है। इसके अलावा भी मैं आपको और बताऊंगा कि टूथ डिके क्यों होता है। ठीक है, हाँ बताया तो सही मैंने प्रिंस। क्या लिखा है? बफेलो का बच्चा होता है उसके टिथ होते हैं, तो कैसे कह सकते हो कितनी एज का है? बच्चे ये जो प्रिया आपने क्वेश्चन तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं जो हूँ मैं मतलब एक वेटनरी डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं नहीं बता पाऊंगा कैसे गिनते हैं। हाँ गांव में अगर आप रहते हैं तो उन लोग बता देते हैं। क्लियर है? हाय आर के पांडे, कैसे हो बच्चे? तो एनिमल आपको समझ में आ गया। दूसरा जो पार्ट है जस्ट उसके नीचे, यानी कि ये पोर्शन देख रहे हो आप, देखो यहाँ पे मैं बनाता भी जा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो ये तो आपका क्या रह गया, ये तो आपने देखा ये बन गया क्या, ये हो गया। आप इनेमल की बात करें, इनेमल के जस्ट नीचे देख रहे हो ना, ये जो सेगमेंट देख रहे हो, ये वाला सेगमेंट जो पीला वाला सेगमेंट देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ये हम डेंटाइन कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? डेंटाइन जो होता है मेजर पार्ट होता है दांत का, ध्यान रखना। आया समझ में? ये किसके? इनेमल के जस्ट नीचे होता है। ये एक प्रकार का रीजेनेटिव है। रीजेनेटिव का मतलब यानी कि अगर मान लो कि किसी कारण से डेंटाइन जो है वो घसना स्टार्ट हो जाए, घस जाए, तो ये धीरे 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 जो है वो खुद भी बनना स्टार्ट हो जाता है। आया समझ में? एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो होता है बोन से तो हार्ड होता है, मतलब अगर आप अपनी हड्डी की बात करें तो हड्डी से मजबूत डेंटाइन होता है, लेकिन जो होता है इनेमल से सॉफ्ट होता है। तो आप बोल सकते हो सबसे जो स्ट्रॉन्ग कौन हो गया आपका इनेमल। दूसरा कौन हो गया उससे सॉफ्ट? डेंटाइन। और डेंटाइन से सॉफ्ट क्या हो गया आपका? चुके बोन हो गया। आप ऐसे ले लो कि सब बोन से मजबूत डेंटाइन, डेंटाइन से मजबूत
एनिमल हो गया, क्लियर है। मैं अच्छा हूं आरके, आप कैसे हो बच्चे, काफी दिनों के बाद आप आए हो। दूसरा जो जस्ट नीचे देख रहे हो ये है पल्प वाला पोर्शन, देख रहे हो, यानी कि पहला 1 नंबर तो मैंने बताया आपको, 2 नंबर भी बता दिया। जस्ट जो डेंटाइन के नीचे देख रहे हो ना ये सेगमेंट, ये पल्प है, देख रहे हो, ये पल्प, ये अंदर पोर्शन। बच्चे ये वाला जो सेगमेंट है पल्प वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, क्लियर है। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसी के अंदर में तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियां होती हैं। तंत्रिका का मतलब आपको अच्छे तरीके से पता है बच्चे, तंत्रिका का मतलब समझ में आ गया। तंत्रिकाएं वही जो मैंने बताया था आपको, और ये ब्लड वेसल्स है, जिसको मतलब दांत को भी तो फूड और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है ना, तो पल्प ही प्रोवाइड कराता है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये डेंटाइन के नीचे होता है, और ध्यान रखना कि जब भी आपको दांतों में क्या होती है, दर्द की अनुभूति होती है, फिर आपको सेंसिटिविटी होती है, वो पल्प के कारण ही होती है। अगर आप ठंडा पानी पीते हो, आप मीठा खाते हो, तो एक सेंसिटिविटी होती है ना, वो इसी कारण से होती है। और जस्ट इसके नीचे जो देख रहे हो ये है सीमेंटम, बिल्कुल किनारे किनारे आप देख रहे होगे, मैं इसमें ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये जो देख रहे हो ये सेगमेंट, यानी कि जो आप देख रहे हो पल्प के किनारे किनारे बोल सकते हो, या डेंटाइन के किनारे किनारे बोल सकते हो, ये जो सेगमेंट आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड सीमेंटम। अब देखो यहाँ पे सीमेंटम जो है एक कैसा लग रहा है, सीमेंटम जो है सुनने में सीमेंट के जैसा प्रोनाउंस हो रहा है ना, हाँ बस ये बिल्कुल सीमेंट के जैसा होता है। ये डेंटाइन के किनारे चारों तरफ होता है, जो दांतों को आपके जबड़े से जकड़ के रखता है, ठीक है। इसका काम होता है क्या, कि दांतों को जबड़े से जकड़ के रखना। जब सीमेंटम कम होने लग जाए तो आपके दांत क्या होने लगेंगे, वो हिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर है। काफी टाइम से आपकी क्लास का इंतजार था, ओके। हाँ बंटी, काफी दिन हो गए बच्चे, मैं क्लास जो है वो काफी बाधित हो गई थी, बट अब क्लास जो होगी वो कंटिन्यू होगी, परेशान ना हो। समझ में आ गया सीमेंटम। तो ये जो दांत थे, मैं उसके कुछ मेजर कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बताया। हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको कुछ बताया, किसके बारे में, टीथ के बारे में। अब अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फॉर डिफरेंट फंक्शन, यानी कि अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं हमारे अंदर में, जिसका फंक्शन अलग अलग होता है। तो कितने प्रकार के दांत होते हैं, सबसे पहला जो होता है उसे बोलते हैं इंसीजर, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे कृंतक। दूसरा जो दांत होता है उसे कहते हैं कैनाइन, यानी कि इसे कहते हैं रुदनक। तीसरा जो दांत होता है उसे कहते हैं प्रीमोलर, यानी कि अग्रचवर्णक। और उसके बाद होता है मोलर, यानी कि चवर्णक। मैं इसकी हिंदी यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, फिर हम बात करेंगे इसे, है ना। इंसीजर क्या बोलेंगे हम, कृंतक कहते हैं, कृंतक कहेंगे, ठीक है। कैनाइन को क्या बोलते हैं, रदनक, ओके। हाँ मैं हिंदी में लिख रहा हूं बच्चे, परेशान ना हो। सर अलग अलग टीथ के निकालने की अलग अलग होती है क्या, अलग अलग टीथ निकालने की अलग क्या एज अलग होती है। तो ओरल कैविटी में देख लेते हैं कि कितने टीथ हैं और क्या, हाँ बिल्कुल सही बोला, सारे हम एज नहीं निकाल पाएंगे। प्रीमोलर को कहते हैं अग्रचवर्णक, और मोलर को क्या बोलेंगे हम, चवर्णक बोलते हैं, चवर्णक, ठीक है। आप जितने भी हिंदी में नोट्स बना रहे हैं वो लिख लेना, एक ही बार बता रहा हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते, अब हम एक एक के बारे में फटाफट डिस्कस कर लेंगे क्या क्या है। जैसे इंसीजर की बात करें तो इंसीजर क्या होता है, किस तरीके से काम आता है, क्लियर है। इंसीजर की बात करें इसे हिंदी में कहते हैं कृंतक। इसका काम जो होता है बच्चे, ये भोजन को कट करने का काम करता है, चॉपिंग, मतलब भोजन को क्या करता है, ये काटने का काम करता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने का काम करता है। ये हमारी बात करें तो ये हमारे मुंह के सामने होते हैं, मतलब ये जो कृंतक देख रहे हो ये आगे के दांत होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, समझ में आ रहा है। और बच्चों में जो सबसे पहले जो दांत आते हैं वो इंसीजर ही आते हैं। और ध्यान दीजिएगा इसे हम क्या बोलते हैं, स्माइलिंग और पर्सनालिटी टीथ कहते हैं। जब भी आप मुस्कुराते हो, है ना, स्माइल करते हो, तो आपको सबसे पहले यही दांत दिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसे हम स्माइलिंग टीथ कहते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर आपके आगे के 2 दांत टूट जाए तो क्या आपकी पर्सनालिटी बनेगी, नहीं बनेगी ना, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी टीथ भी कहते हैं। और बच्चों के सबसे पहले यही दांत आते हैं, ध्यान दीजिएगा। माउथ कैंसर के बारे में भी बताइएगा, ठीक है, मैं बताता हूं अभी आपको माउथ कैंसर के बारे में भी। दूसरा जो होता है रदनक होता है, ये काफी नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, इसका काम होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। बेसिकली ये कैनाइन जो है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं ना, उनमें काफी महत्वपूर्ण होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे आप बोल सकते हो क्या, कस्पिड बोल सकते हो, यानी कि ये एक दिखाई देता है आपको, ठीक है।
दूसरा, ह्यूमन के अंदर में कितने होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं, 2 ऊपर की ओर और 2 नीचे की ओर। दूसरा जो होता है प्रीमोलर, जिसे अगर चवरना कहते हैं, इसका काम होता है भोजन को चॉपिंग करना, मतलब भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में चीरना। इसे हम क्या बोलते हैं, बाइकॉस्पिड कहते हैं, क्योंकि दो उभरे हुए होते हैं। दूसरा, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कितने होते हैं, ये 8 होते हैं, ठीक है, 4 ऊपर की ओर और 4 नीचे की ओर। और लास्ट में क्या है, मोलर की जब हम बात करें तो ये भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में चबाने का काम करते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर में, हमारे मुंह में सबसे बड़े होते हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कितने मोलर होते हैं, 12 मोलर होते हैं। कितने, 12 मोलर में कितने, 6 ऊपर और 6 नीचे। और ध्यान दीजिएगा कि जो लास्ट वाला जो मोलर होता है ना, जिसमें 4 मोलर, उसे विजडम टीथ कहते हैं, अक्ल दाढ़ कहते हैं, जो 17 से 25 के उम्र में आता है। अब ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। सब बच्चों में, हाँ बच्चों में नहीं होते प्रीमोलर विजडम टीथ। देखो यहाँ पे, देखो ये एक फिगर देख रहे हो आपको, ये जो लास्ट वाला सेगमेंट देख रहे हो, ये वाला, ये लास्ट वाला, ये जो प्रीमोलर है लास्ट वाला, 1 2 3 ये 4, ठीक है। ये जो 4 मोलर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड विजडम टीथ। इसे हम अक्लदार कहते हैं बच्चे। अक्लदार क्यों कहते हैं, इसे आने से अक्ल आ जाती है क्या, नहीं ऐसे लोग कहते हैं वैसे जी, अक्लदार। विजडम टीथ 17 से 18 के बीच में आता है, ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि 17 से 18 के बीच में आए, कभी कभी क्या होता है कि ये डिले भी होने लगा आजकल, तो BA 25 26 30 साल की उम्र में आता है। और ध्यान रखना, ये जब भी ये जो विजडम टीथ जब भी आता है, काफी पेन होता है, काफी को तो सर्जरी करानी पड़ सकती है, और काफी पेन होता है, इसका ध्यान रखेंगे, क्लियर है। लेकिन अब ये जो विजडम टीथ की बात करें तो ये अब हमारे शरीर के अंदर में क्या वेस्टिल ऑर्गन है, यानी कि इसे अवशेष्य अंग कहते हैं। अब इसका उपयोग पहले यूज होता था मांस को चबाने में, लेकिन अब इसका उपयोग नहीं होता, तो डेंटिस्ट इसे क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टूथ डिके की जब हम बात करें, मतलब जो है दांतों में कीड़ा क्यों लगता है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूं कि जो हम जो भी कुछ खाते हैं ना, तो हमारे मुंह के अंदर में ये अगर वो फंस जाता है, दांतों में फंस जाता है ग्लूकोज, तो वो बैक्टीरिया उसे क्या करता है, एसिड में चेंज कर देता है, आया समझ में। और एसिड में चेंज होने के बाद पहले दांत पीला होने लगता है, अगर उसे प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं करोगे तो उसमें प्लाक जमना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे 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 क्या होना स्टार्ट हो जाता है, आपके मुंह के अंदर में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे सर क्लास कब चलता है पता ही नहीं चलता बच्चे, क्लास अभी आप लोग को पता इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, ठीक है। दांत में कीड़ा इसलिए लगता है अर्चना बच्चे, क्योंकि आप दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं करते हो, भोजन जाके वहां जम जाता है और वहां सड़ना स्टार्ट कर देता है, क्लियर है। चलो हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब क्या है, टंग की बात करें तो देखो, टंग की बात करें तो ये क्या है, बोलने में भी सहायता करता है, और अलग अलग पार्ट से जो है अलग अलग आपको टेस्ट समझ में आता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जीभ के जो आगे वाला हिस्सा होता है उससे हमें कड़वे स्वाद की अनुभूति होती है। ऊपर वाला जो आगे का मतलब ये वाला नहीं, मतलब सबसे गले के पास वाला सेगमेंट होता है, उसके बाद वाला जो पोर्शन होता है उससे सॉर यानी कि खट्टा फील होता है, उसके बाद आपका नमकीन फील होता है, और उसके बाद मीठा। यानी कि अगर आप बात करो कि जो जीभ है, जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है उससे मीठा, उसके ऊपर नमकीन, उसके ऊपर खट्टा, उसके ऊपर कड़वा। तो यहाँ पे बस इतना ही रखते हैं इसमें, ठीक है। क्या रात को खाने के बाद ब्रश करना जरूरी है, हाँ बिल्कुल ब्रश करना बहुत जरूरी है। विपिन कुमार सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो बच्चे, मैं ये ऐड ऐसे नहीं हो सकते आप, क्योंकि ये जो योजना है वो सरकारी योजना है, अगर आप इसमें क्वालिफाई करोगे तभी आप हो सकते हो, ऐसे नहीं हो सकते, है ना, क्लियर है। तो चलो, ये हम बक्कल कैविटी की बात कर रहे थे, बक्कल कैविटी में दांत और टंग मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब आगे हम बात करते हैं किसमें, मुंह की बात करते हैं, स्लैवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। देखो स्लैवरी ग्लैंड्स की बात करें तो उसे हम हिंदी में लार ग्रंथि कहते हैं, लाला ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। और इसमें कितनी होती हैं, मतलब कितने प्रकार की ग्रंथियां होती तो 300 है, लेकिन 3 मेन होती हैं, जिसमें क्या है, पहला है पैरोटिड, दूसरा है सबलिंगुअल, और तीसरा है सब मंडिबुलर। ध्यान रखेंगे, ये जो देख रहे हो सबसे बड़ा सा सेगमेंट, ये वाला, ये है पैरोटिड, ठीक है। अब गाइस होता क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये जो है, ये ग्रंथि फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो एक प्रकार की बीमारी होती है, इसे मम्स कहते हैं, मम्स नामक बीमारी सुनिए। यहाँ फूल जाना, काफी दर्द होती है, टॉन्सिल टाइप के, बोलते बोलते टॉन्सिल बढ़ गया, नहीं भाई, यहाँ पे ये पैरोटिड ग्रंथि में सूजने की वजह से होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, मम्स कहते हैं। काफी पेन होता है अगर आपका ये सेगमेंट सूज जाएगा तो, ठीक है, क्लियर है। चला जाए, अब हम बात करेंगे भाई, ये जो सैलिवरी जो ग्लैंड्स होती हैं वो किस किस
एंजाइम्स को बनाती है। अब हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी सरकारी योजना है भाई, आप बताया तो बच्चे आपको, अभ्युदय सरकारी योजना है। सर ऑरल कैंसर इज द डिजीज विच ड्यू टू च्यूइंग tobacco product and sometimes due to stress also in the Asia region 2% of oral। बिल्कुल सही कहा अनमोल कि जो कैंसर है वो तंबाकू के चिबाने से होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तंबाकू के चिबाने से ही होता है। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो बंदे अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते हैं, बिना खाए मतलब बिना ब्रश किए खाना खा लेते हैं और 3-4 दिनों तक क्या नहीं करते हैं, मुंह साफ नहीं करते हैं, तो उसमें प्लाक जमना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, वो कैविटी जम जाती है। कैविटी की वजह से क्या हो जाता है कि वो धीरे धीरे वहां के जो सेल्स हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, इस कारण से भी हो जाता है। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक फॉर द फूड टू गेट द कंप्लीट डाइजेशन? डिपेंड करता है विक्रम सिंह कि कितने, मतलब अगर आप क्या खा रहे हो, ठीक ना। वैसे तो अगर देखा जाए तो 8 घंटे में प्रॉपर जो भी खाना खाते हो पच जाता है, लेकिन अलग अलग चीज अलग, जैसे मीट खाओगे अलग टाइमिंग है, फल खाओगे अलग टाइमिंग है, तो इस तरीके से है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेन सलाइवरी ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो क्या करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है। और सलाइवा के अंदर में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसमें सोडियम बोल सकते हो, पोटेशियम बोल सकते हो, कैल्शियम बोल सकते हो, ठीक है। और कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे सलाइवरी एमाइलेज और आपका जाके लाइसोजाइम। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, मैं अच्छे समझा रहा हूँ, सुनिएगा। नमस्कार पवन सोनी। बच्चे ध्यान रखना कि सलाइवरी ग्लैंड के अंदर में सलाइवा होती है और सलाइवा के अंदर में कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम्स होते हैं, और 3 प्रकार के एंजाइम्स जो होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कौन, सबसे पहला होता है अमाइलेज। ध्यान रखना, अमाइलेज क्या होता है, ये जो स्टार्च होता है उसे किसमें चेंज करता है, माल्टोज में। किसमें, यहाँ पे एल, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी हो गई है, स्पेलिंग मतलब टाइपिंग एरर है, माल्टोज है, ठीक है। माल्टोज में, ठीक है। यानी कि जो भी खाना आप खाते हो, हाँ, दांतों में जो दर्द होता है बच्चे, वो दर्द किसकी वजह से होता है, वो जो दर्द है वो होने लगता है जब आपके दांत हिलने लगे या फिर किसी तरीके का वहां पे इन्फेक्शन हो जाए तब। जैसे खाना खाया आपने तो मुंह में अपचन चबाया तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला, तो सलाइवा से क्या निकला, अमाइलेज, ठीक है। ये अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर दिया। किसमें, माल्टोज में चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा जो एंजाइम है वो क्या है, माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ पे यह माल्टेज है। माल्टेज क्या करता है, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे ये टाइपिंग एरर हो गया बच्चे, कोई बात नहीं, मैं अच्छे से समझा देता हूं। देखो सुनो, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकला, सलाइवा निकला, यानी कि लार। अब अगर हम बात करें, लार में 3 प्रकार के एंजाइम्स होंगे। कितने प्रकार के एंजाइम्स होंगे, 3 प्रकार के एंजाइम्स होंगे। तो इसको सबसे पहले कहते हैं अमाइलेज बोल सकते हो, टाइलिन बोल सकते हो। पहला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन बोल सकते हो, उसका एमाइलेज भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है माल्टेज, सिंह अभी प्रणाम बच्चे, प्रणाम खुशो सिंह अभी। और उसके बाद होता है लाइसोजाइम। ध्यान देना, अब जो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर में जो टाइलिन है, ये जो भी आप खाना खाते हो, यानी कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च किसमें किसमें पाया जाता है, जैसे गेहूं हो गया, जैसे अंगूर हो गया, जैसे ब्रेड हो गया। तो होना क्या होता है कि ये टाइलिन नामक एंजाइम इस स्टार्च को किसमें चेंज कर देता है, माल्टोज में। किसमें, माल्टोज में। तो सबसे पहला जो होगा, किसका डाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, स्टार्च का डाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। स्टार्च किसमें चेंज हो गया, माल्टोज में। अब ये जो माल्टेज एंजाइम है,
ये क्या करेगा, ये इस माल्टोस को चेंज कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। किसमें चेंज कर दिया, ग्लूकोज में। यानी कि मुंह के अंदर में जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो वो किससे स्टार्च होती है, और किससे स्टार्ट हो जाती है, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट से मुंह के अंदर में पाचन स्टार्ट हो जाता है। ये अभी यूपी में भी क्वेश्चन आया था और एमपी पीसीएस का भी क्वेश्चन था कि मुंह में सबसे पहले पाचन किसका होता है, तो स्टार्च का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो टाइलिन देख रहे हो ना, इससे क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। तो मुंह के अंदर में 3 प्रकार के एंजाइम्स हो गया। पहला कौन सा, टाइलिन, जिसने क्या किया, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर दिया। दूसरा एंजाइम कौन सा है, माल्टेज, इसने क्या किया, जो स्टार्च माल्टोज में चेंज हुआ था, इस माल्टेज ने क्या किया, उसको ग्लूकोज में चेंज कर दिया। अब बचा ये लाइसोजाइम, क्या बचा, लाइसोजाइम। तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ यार, प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं रहा है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। देखो, लाइसोजाइम, गाइस लाइसोजाइम बेसिकली एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। क्या है, एंटीबैक्टीरियल। अब जैसे मान लो कि आपने मुंह के अंदर में कोई भी भोजन लिया, चाहे वो कुछ भी हो, तो अब आप वो फूड कहां से लेके आ रहे हो, आपका हाथ कैसा है, ये तो पता नहीं ना। हो सकता है कि आपका हाथ गंदा हो, कुछ बैक्टीरिया हो, आपने मुंह के अंदर ले लिया, तो क्या होगा, वो आपको आपके शरीर में आकर आपको बीमार करेगा। तो गाइस सलाइवा के अंदर में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको आप लाइसोजाइम कहते हो। ये एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है। तो जो भी अगर मान लो बैक्टीरिया अगर आपके मुंह में आया होगा, तो ये जो लाइसोजाइम है ना, वो उसे नष्ट कर देगा। क्लियर है। तो डाइजेशन का सबसे पहला जो चरण होगा, प्रोसेस होगा, फेज होगा, वो होगा सबसे पहले कहां से, इंजेक्शन से। और वो कहां से, मुख से होता है। मुख के अंदर में जैसे आपने भोजन को लिया, आपने चबाना स्टार्ट किया, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलना स्टार्ट किया, जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स, जिसमें टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम मिलकर के भोजन में किसको पचाते हैं, सबसे पहला पचाना स्टार्ट कर दिया किसको, कार्बोहाइड्रेट को। क्लियर है। हाँ बिल्कुल सही कहा है, ग्लूकोज एनर्जी में हो जाएगा। अब उसके बाद जो होगा, 3 प्रकार के जो एंजाइम्स की बात कर रहे थे, देखो मैं 3 प्रकार के एंजाइम्स की बात की ना मैंने, कौन कौन से थे। सबसे पहला जो था एमाइलेज, वो क्या करता है, स्टार्च को किस में चेंज करता है बच्चे, ग्लूकोज में। यानी कि स्टार्च जो भी होगा उसे एमाइलेज नामक एंजाइम्स ग्लूकोज में चेंज करता है। प्रोटीन को कौन चेंज करेगा, प्रोटीन को प्रोटेज नामक एंजाइम्स किस में चेंज कर देगा। अरे इसको थोड़ा स्पीड हो गया क्या, हाँ थोड़ा स्पीड हो गया ना, रुको 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 रुको, ये तो भाई बहुत जल्दी भाग गया। चलो, सलाइवरी ग्लैंड नहीं आता बच्चे, सलाइवरी ग्लैंड तो वहीं की वहीं होती हैं और वहां से जो है डक्ट के माध्यम से आता है। ठीक है। अभी देखो 3 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स मैं बता रहा हूं। पहला जो होगा वो है आपका अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, वो स्टार्च को चेंज कर देगा, किसमें, स्टार्च को करता है ग्लूकोज के अंदर में चेंज। याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, किसमें, स्टार्च को किसमें चेंज करेगा, ग्लूकोज में। दूसरा प्रोटीन को प्रोटेज नामक एंजाइम किसमें चेंज करेगा, अमीनो एसिड में। ये नोट डाउन करेंगे बच्चे। उसके बाद क्या है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो फैट होता है उसको 2 पार्ट में चेंज कर देता है, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अगर क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि एक फैट मॉलिक्यूल में वसा के एक अणु में कितने फैटी एसिड और कितने ग्लिसरॉल होते हैं, तो ध्यान रखना कितने ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल और 3 पोर्शन जो होता है वो फैटी एसिड का होता है। ये क्वेश्चन भी आपके पीसेस में आया है, इसका ख्याल रखेंगे। तो मुंह के अंदर डाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। अब दूसरा आएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस बोल सकते हो, इसको हिंदी में कहते हैं ग्रासिका। मैं लिख देता हूं, परेशान ना हो, ग्रासिका, ग्रासिका। ओके।
अब जैसे ही ये जो भोजन होगा मुख से कहाँ पे आएगा, इस ग्रासिका के अंदर में आएगा, तो अब यहाँ पे कोई भी एंजाइम्स नहीं होता, इसलिए यहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया तो होगी, वो तो होगी नहीं। हाँ, बस ये क्या करेगा कि ये भोजन को क्या करेगा, अमाशय तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो अब अमाशय तक ये जो पहुंचेंगी ना, वो एवं नहीं पहुंचेगी, अब इस ग्रासिका के अंदर में एक प्रकार की प्रक्रिया होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रमानुपूचन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमानुपूचन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्लेटिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे, पेरिस्लेटिक मूवमेंट। क्रमाकुचन का मतलब क्या होता है, देखो अब यहाँ पे जो भोजन होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होंगे, और यहाँ पे जो मसल्स होंगे नीचे जो होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मसल्स का रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्रमाकुचन का मतलब क्या होगा, जब यहाँ पे मसल्स क्या हो जाए, दबाव बनाए। भाई आपने टूथपेस्ट देखा होगा, टूथपेस्ट जब भी, टूथपेस्ट तो देखा होगा, रोज सुबह करते हो, तो जैसे टूथपेस्ट को आप दबाते हो, कॉन्ट्रैक्शन करते हो, तो टूथपेस्ट आगे की ओर बढ़ता है ना, तो सेम वही क्रमानुकुचन हो गया। ठीक है, तो भोजन जो है वो आपके मुख गुहा से अमाशय तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है, ये क्वेश्चन है। तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेरिस्लेटिक मूवमेंट बोलेंगे, और हिंदी में इसको कहेंगे क्रमानुकुचन। क्या बोलेंगे बच्चे, क्रमानुकुचन कहेंगे। ठीक है, तो अमाशय के अंदर में जो भोजन होगा वो इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचेगा। अब अगर अमाशय में पहुंचने के बाद अमाशय के कुछ पार्ट हैं, एक बार इसको देख लो। अब यहाँ ये जो ईसोफेगस से पहुंचा अमाशय में, अमाशय के 4 पार्ट होते हैं। तो जो पार्ट आपका जाके किससे, ग्रासिका से जुड़ा होगा, ये पोर्शन ग्रासिका से जुड़ा है, तो इसे जो कहते हैं, इसे कार्डिया कहते हैं। ठीक है, और कार्डिया के बाद जो आपका छोटी आंत से जुड़ा होगा उसे क्या बोलेंगे हम, पैरोलिक कहेंगे। और अंदर का जो सेगमेंट होता है अमाशय का, उसे हम कार्पस कहते हैं। ये देखो, ये कार्पस है अंदर वाला, और उसके जो बाहर का जो पार्ट होता है उसे हम फंडिक कहते हैं। तो कितने अमाशय के पार्ट हो गए, 4 हो गए। पहला कार्डिक, दूसरा कार्पस, पैलोरिक और फंडिक। क्लियर है, क्लियर है फटाफट। अब हम एक बात थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि सर एक बात बताइए, यहां तक तो समझ में आ गया, बट कैसे चीजें डाइजेशन होती है वो बता दीजिए। बच्चे देखना मेरी बात। अब यहां पे मैंने बना लिया, ये ग्रासिका है, ये हो गया अमाशय, थोड़ा बड़ा हो गया ना। देखो ये जो है आपका ईसोफेगस, हम हिंदी में ग्रासिका कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये है अमाशय। अभी ध्यान देना बच्चे, अमाशय की जब हम बात करें तो जो भी फूड आपका अंदर आएगा, तो अब यहां की बात करें तो ध्यान देना कि अमाशय में कुछ प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसके अंदर में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, जठर रस भी बोल सकते हो। भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगी ना, तो वो क्या बनाएंगी, गैस्ट्रिक जूस बनाएंगी। तो जो गैस्ट्रिक जो अमाशय की ग्रंथियां होती हैं, उसमें अमाशय की ग्रंथियां से क्या निकलता है, आपका कुछ गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ध्यान रखिए, अमाशय के अंदर में इसके किनारे किनारे कुछ कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है, कुछ सेल्स होती हैं, और उस सेल्स अलग अलग प्रकार के जूस का निर्माण करती है। तो यहाँ पे 4 प्रकार की सेल्स होती है। इसको पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्जेलिक्स। आगे बताता हूँ, पर यहाँ समझ लो। ये जो अमाशय की जब हम बात कर रहे हैं, अमाशय के अंदर में जब भोजन आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रकार का जूस पाया जाता है, जिसको आप एचसेल कहते हो। क्या बोलते हो, एचसेल बोलते हैं इसे। ये एचसेल जो है वो क्या करता है, जो भी आप खाना खाते हो उस खाने को एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। यानी कि इसे किस में चेंज कर देता है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। और एसिडिक मीडियम में चेंज करने का मतलब होता है कि किनारे किनारे कोई ना कोई तो लेयर होगी ना, जो इस एसिड से आपको जा करके बचाएगी। ठीक है, अभी ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी कैसे समझ में आएगा मैं और इजीली आपको समझा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है, कौन कौन से सेल होते हैं बच्चे इसमें। देखो सुनो पहले आराम से। स्टमक क्या करता है, स्टमक के अंदर में जो मांसपेशियां होती हैं वो भी लगातार क्या करती हैं,
है ना, पेरिस्टेटिक मूवमेंट करना स्टार्ट कर रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, फिर रिलैक्स हो जाती है। तो जो भी भोजन आता है आपके अमाशय के अंदर में, वो क्या होता है, मैकेनिकली ब्रेक डाउन हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा कि अमाशय के अंदर में 4 प्रकार के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जिसको आप बोल सकते हो एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। एपिथेलियल क्या है अभी जानने की जरूरत नहीं है, मैं जब टिश्यू बताऊंगा तब बताऊंगा। बस इतना ध्यान रखना कि 4 प्रकार के सेल होते हैं अमाशय के अंदर में, और ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। तो जो पहला जो सेल होता है वो है म्यूकस सेल। क्या है? म्यूकस सेल। जैसे मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ फिगर, जैसे मैं एक बार अपने आप को थोड़ा सा एक बार कुछ समय के लिए क्या करता हूं, अपने आप को गायब कर लेता हूं ताकि समझ में आए। देखो यहां देखना बच्चे, यहां मैं एक बार एक यहां पे अमाशय बना रहा हूं। देखो ये मैंने बना लिया, ये अमाशय हो गए, ठीक है। सबसे पहला जो सेल देख रहे हो म्यूकस सेल, ये मैं बना देता हूं। अब अमाशय के किनारे किनारे ये जो देख रहे हो, ये किनारे किनारे एक प्रकार का म्यूकस सेल होता है। ये म्यूकस सेल क्यों होता है? ये म्यूकस सेल इसलिए होता है ताकि इसके अंदर में जो भी क्या हो, अमाशय के अंदर में जो HCl है, क्या है, HCl, वो HCl भाई एसिड होता है। तो HCl क्या कर सकता है कि अमाशय की दीवार को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए अमाशय के चारों तरफ जो एक वॉल होती है उसे कहते हैं म्यूकस सेल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम? म्यूकस सेल बोलेंगे। ध्यान देगा, अरे ये तो अलग हो गया, इसको इससे बनाते हैं म्यूकस सेल। अब म्यूकस सेल एक प्रकार का एंजाइम रिलीज करते हैं, इसे म्यूसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूसिन कहते हैं। देखो म्यूकस सेल म्यूसिन रिलीज करती है, जो HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्लियर है? दूसरा जो आपका पेटियल सेल्स जिसको बोलते हैं, वो क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो निकालती है। ध्यान रखना। अब इस सेल को आप ऑक्जेलिक सेल भी बोल सकते हो, ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल। ये सारे सेल के नाम याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। जो दूसरा सेल है उसे ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल क्या निकालती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालती है। अब ये क्या करती है कि मान लो अगर आपने पानी पिया और पानी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होंगे, तो ये जो होगा वो फूड को क्या करेगा, आपका एसिडिक मीडियम देगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम देगा। और साथ में अभी और भी सेल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और सेल नहीं है। दूसरे सेल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे दूसरा जो सेल होगा वो होगा चीफ सेल। क्या बोलेंगे इसको हम? चीफ सेल बोलते हैं, या इसको आप पैप्टिक सेल भी बोल सकते हो। क्या बोलेंगे? पैप्टिक सेल भी बोलेंगे। तो पैप्टिक सेल से क्या निकलता है? पेप्सिन नामक एंजाइम निकलेगा। आए समझ में? दूसरा रेनिन नामक एंजाइम निकलता है। तो जो पेप्सिन जो होगा वो क्या करेगा, आपका जो प्रोटीन होता है उसको क्या करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देगा। और जो आपका रेनिन देख रहे हो ना, ये दूध का जो प्रोटीन होता है केशिन, उसे चेंज कर देगा। तो चीफ सेल जिसको बोल सकते हो, चीफ सेल बोल दो या पैप्टिक सेल बोल दो। क्या बोलेंगे इसे हम? पैप्टिक सेल, पैप्टिक सेल। तो पैप्टिक सेल क्या निकालता है? 2 तरह के एंजाइम्स को निकालता है। पहला कौन सा? पेप्सिन। पेप्सिन की जब हम बात करें तो आपके जितने भी प्रोटीन होते हैं उन सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो रेनिन की बात करें तो रेनिन बेसिकली बच्चों में होता है, जो दूध के प्रोटीन केसिन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और उसके बाद दूसरा होता है जी सेल। जो जी सेल होता है वो क्या करता है, हार्मोन, गैस्ट्रिक हार्मोन को रिलीज करता है। और ये जो गैस्ट्रिक हार्मोन की बात करेंगे तो गैस्ट्रिक हार्मोन जो होता है हमारे शरीर के अंदर में, ये रिलीज होने पर हमें भूख का एहसास होता है, हमें भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो अमाशय के अंदर में कितने प्रकार के सेल्स होते हैं? 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला हो गया ऑक्जेंटिक सेल, दूसरा हो गया म्यूकस सेल, तीसरा हो गया आपका जाके चीफ सेल बोल लो या पैप्टिक सेल बोल लो, और उसके बाद क्या बोलेंगे हम? जी सेल बोलते हैं। इस जी सेल को हम क्या बोलते हैं? इंट्रो एंडोक्राइन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इस जी सेल को हम इंट्रो एंडोक्राइन सेल भी बोलते हैं। इंट्रो एंडोक्राइन सेल भी बोलते हैं। क्लियर है या नहीं है? तो 4 प्रकार के सेल हो गए अमाशय में।
और अमाशय में ये जो भोजन की बात कर रहे थे वो कितनी देर तक रहेगा, ये 4 घंटे तक यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे हम भोजन नहीं कहेंगे, अब ये भोजन जो होगा जब नीचे की ओर जाएगा बच्चे, तो इसे हम कहते हैं काइम। क्या बोलेंगे, काइम कहेंगे। क्या बोलेंगे, काइम, CHYME, इसे हम काइम कहेंगे। अब ना यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको यही समझा देता हूँ, फिर अलग अलग करके आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। भाई समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलो। बच्चा के समझ में आ रहा है तो हाँ जरूर बोलना, और नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलना, ठीक है। अगेन सर, चलो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूं एक डायग्राम के माध्यम से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सुनेगा, देखो जैसे कि फूड की बात हम जब बात करें, एक पूरे डायग्राम में आपको यहां पे सारी चीज समझा देता हूं एक ब्रीफ में। ये हो गया ईसोफेगस, यार ये चीजें जो है थोड़ी सी, देखो ये ईसोफेगस हो गया, क्लियर है। यहां पे मैंने क्या बना लिया, ये बना लिया मैंने क्या, अमाशय। अब ये जो मुंह की बात जब हम कर रहे थे, यहाँ पे ये जो मुंह देख रहे हो यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ किसका हुआ, स्टार्च का। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रासिका है, ये फूड पाइप की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी का भी डाइजेशन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंजाइम्स नहीं था। अब जैसे ही फूड कहाँ पे आया, ये जो फूड का गोला था मैं बना लेता हूं, ये जो फूड है वो जो, ये देखो ये फूड आ रहा है, ये फूड। अब ये फूड कहाँ पे आ गया, ये आपका अमाशय के अंदर में आ गया। अब जब ये फूड अमाशय के अंदर में आ गया, तो जो भी बैक्टीरिया होगा वो बैक्टीरिया किसके कारण खत्म हो गया, ये बैक्टीरिया खत्म हो गया किसके कारण, HCl के कारण। ये जो बनाया मैंने क्या बना लिया, HCl, क्योंकि HCl एक प्रकार का एसिड है। आए समझ में, तो एसिड क्या कर सकता है, आपका जाकर के आपके अमाशय को गला सकता है। तो अमाशय को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके किनारे किनारे एक ग्लैंड थी, जिसको म्यूकस सेल बोल सकते हैं, म्यूकस ग्लैंड बोलो। म्यूकस सेल क्या किया, ये एक म्यूसिन है, इसमें ये म्यूसिन है। ये म्यूसिन ने क्या किया, HCl से रक्षा, HCl से सुरक्षा कर लिया। तो भाई HCl ने क्या किया, ये HCl है, ये L था, इसका ख्याल रखेंगे। ओहो, ये HCl है, ठीक है। अभी ध्यान रखना बच्चे कि यहाँ पे केवल दो चीजें, म्यूसिन ने क्या किया, HCl से बचा रहा है। अब यहाँ पे जो भोजन जो भी आया, ठीक है, अब वो भोजन के अंदर में जो प्रोटीन सब्सटेंस होगा, ठीक है, उसे कौन चेंज करेगा, जो प्रोटीन, जो पेप्सिन है, जो पेप्सिन होगा, एंजाइम्स, वो पेप्सिन क्या करेगा कि जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में चेंज कर देगा। किसमें, अमीनो एसिड में चेंज कर दिया। अब मेरी बात सुनो, यहां पे चेंज 4 घंटा फूड रहा, अब ये फूड आखिर में जाएगा तो नीचे ना, आखिर ये फूड आएगा तो नीचे ना। अब क्योंकि फूड यहाँ पे जैसे नीचे आएगा, क्योंकि ये फूड अभी कौन सा माध्यम में है, यहाँ जो भोजन है आपका कौन सा माध्यम है, एसिडिक है। अब एसिडिक माध्यम है, तो एसिडिक माध्यम में यहाँ पे स्टमक के अंदर में तो म्यूसिन है, लेकिन जैसे नीचे आएगा छोटी आंत में, तो यहाँ पे तो कोई म्यूसिन की लेयर है नहीं। और जब यहाँ पे म्यूसिन की कोई लेयर नहीं है, तो प्रॉब्लम तो हो सकती है। क्या प्रॉब्लम होगी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जल जाएगी। तो यानी कि अब ये जो एसिडिक फूड है, इसको किसमें चेंज होना होगा, इसमें चेंज होना होगा बेसिक में। किसमें चेंज होना होगा, बेसिक में। तो अब बेसिक में कैसे चेंज होगा मैं आपको बता देता हूँ। एक सवाल आपने सुना होगा कि भाई जब हम नॉनवेज खाते हैं, जब हम मांस को खाते हैं, तो हमारा स्टमक जो होता है उस मांस को गला देता है, लेकिन स्टमक जो है वो खुद के सेल को क्यों नहीं गलाता, खुद को नहीं क्यों गलाता, क्योंकि वो उसमें म्यूसिन होता है। क्या होता है, म्यूसिन होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो ये जो आप छोटी सी पाइप देख रहे हो, ये वाला पाइप, ये जो पाइप है ये क्या है, आपका छोटी आंत है। अब छोटी आंत के जस्ट बगल में एक प्रकार की ग्लैंड है जिसको आप लीवर कहते हो। क्या बोलते हैं, ये मैंने बना लिया लीवर, ठीक है। और लीवर के जस्ट बगल, लीवर के पास एक छोटी सी ग्रंथि होती है। ओहो,
लीवर के जस्ट पास एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे आप कहते हो गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर किससे कनेक्ट होती है? ये लीवर से कनेक्ट होती है, और लीवर से कनेक्ट होने के बाद ये आपके छोटी आंत से कनेक्ट होती है। इज दैट क्लियर? तो अब लीवर की जब हम बात करें तो लीवर जो है, लीवर का काम जो होता है बच्चे वो होता है क्या बनाना? बाइल जूस बनाना। क्या बनाना? बाइल जूस। बाइल जूस। बाइल जूस का मतलब इसे हिंदी में कहते हैं पित्त रस। क्या बोलेंगे? पित्त रस। ये कौन बनाता है? ये लीवर बनाता है। कहां से आता है मैं आपको बताऊंगा। ये पित्तरस बनाया, और ये पित्तरस जाके ये जो देख रहे हो गॉल ब्लैडर, इसे हम कहेंगे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इसे हम हिंदी में कहेंगे पित्ताशय। बच्चे अब ये जो पित्तरस जो है लीवर ने बनाया, और लीवर बना के कहां पे स्टोर कर रहा है? पित्ताशय में स्टोर कर रहा है, और पित्ताशय से ये निकल करके एएनएस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ये किस में मिल जा रहा है? ये मिल जा रहा है आपके किस में जा करके? आपका जाके मिल जा रहा है ये छोटी आंत के इस हिस्से में। ठीक है, ये छोटी आंत का डिडोनम वाला पार्ट है। अभी गाइस हुआ क्या कि जो भी आपका एसिडिक मीडियम में भोजन था वो जब नीचे की ओर आया, तो अब नीचे में आने के बाद ये बाइल जो जैसे मिल गया, ठीक है। अब बाइल जूस एक प्रकार का एंजाइम नहीं है, ये एक प्रकार का साल्ट है, एक प्रकार का लवण है। ठीक है, और आप में से जिन्होंने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी उनको पता होगा जैसे ही साल्ट किसमें मिलता है? एसिडिक में मिलता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। तो अब जैसे ही ये बाइल जूस इसमें मिलेगा तो ये यहाँ पे जो होगा क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, बेसिक मीडियम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्षारीय हो जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से ये जो खाना है वो एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम से किस में चेंज हो गया? क्षारीय में चेंज हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? अब ये जैसे ही नीचे की ओर आएगा, भोजन नीचे की ओर आएगा, अब यहां पे आपको एक छोटी सी एक देखने को मिलेगी एक और ग्लैंड जिसे आप कहते हो पैनक्रियास। क्या बोलेंगे इसे? ये है पैनक्रियास। देख रहे हो, ये है पैनक्रियास, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे अग्नाशय कहते हैं। क्या कहेंगे? अग्नाशय। अब अग्नाशय एक प्रकार का जूस बनाता है जिसे अग्नाशय रस कहते हैं। इसमें भी 3 महत्वपूर्ण एंजाइम्स होते हैं। वो 3 एंजाइम मिल करके क्या करेंगे? इस भोजन के अंदर में जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होगा उसे हम डाइजेस्ट कर लेंगे। और उसके फिर थोड़े से नीचे जब जाने पर ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत भी अपने आंत रस का निर्माण करती है। कौन सा रस का निर्माण करती है? आंत रस का निर्माण करती है। यहाँ पे 5 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो क्या करेंगे? जो भी बचा खुचा होगा उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। सारे एंजाइम्स के बारे में मैं बताऊंगा, घबराओ मत अभी। ठीक है, तो इस तरीके से जो डाइजेशन की बात करें तो सबसे पहला डाइजेशन मुंह में स्टार्ट हुआ, किसका? स्टार्च का। दूसरा कहां पे हुआ? अमाशय में, किसका? प्रोटीन का। और उसके बाद छोटी आंत में जो भी बचा खुचा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन हो जाता है। क्लियर है? यहां तक अगर आपको क्लियर हो तो ठीक है, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो लगभग 10 फीट लंग होती है। अलग अलग बुक में अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लोअर जो होता है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। छोटी आंत, ध्यान दीजिएगा, ये जो है छोटी आंत का जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग वाला पे जो अमाशय से जुड़ा होता है वो सी शेप में होता है जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। उसके बाद आगे जाके ये चेंज होता है ड्यूडेनम में, और सबसे जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो इलियम वाला पोर्शन होता है। आज समझ में? जो जेजुनम वाला पोर्शन होता है इसी में क्या होता है? आंतरस इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण होता है। और ये जो इलियम देख रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर हम फूड एब्जॉर्ब की बात करें तो वो यहीं पे होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, बाकी छोड़ो, आगे देखो, हम बता देते हैं आपको और भी। देखो अब यहाँ पे देखो ये सेगमेंट, ठीक है, क्लियर है ना? जिसको अगर क्लियर हो रहा होगा तो मुझे बताते जाना बच्चे। ये देखो, ये लीवर हो गया, ये स्टमक है, और ये पैनक्रियाज हो गया। अब जो भी भोजन आपका कहाँ पे? स्टमक में है, तो एसिडिक मीडियम में है, ये तो पता होगा आपको, मतलब अम्लीय है। ये भोजन में नीचे आया और नीचे आया, भाई स्टमक के किनारे किनारे तो म्यूसिन की लेयर थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब जैसे नीचे आएगा ना छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला हिस्सा, वहां पे तो कोई लेयर नहीं है, तो एसिडिक मीडियम में अगर फूड आएगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो अब लीवर के पास, लीवर एक क्या बनाता है? अपना बाइल जूस बनाता है, और उसे कहाँ स्टोर करके रखता है? गॉल ब्लैडर में। जैसे फूड किस में आता है? छोटी आंत में आना स्टार्ट होता है, तो लीवर से ये जो कनेक्ट है गॉल ब्लैडर, इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया?
आपका जो बाइल जूस है वो मिला दिया किसमें, आपके फूड में। तो अब ये जो फूड होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, एसिडिक टू मीडियम, एसिडिक से किसमें चेंज हो गया, बेसिक में। देखो यहाँ पे ये जो है आपका एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम। और जैसे ही बाइल जूस ये मिला, ये क्या है आपका बाइल जूस, ठीक है। तो ये जो भोजन हो गया, अब ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब बेसिक हो गया तो क्या होगा, इसको चेंज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ध्यान रखना, ये बेसिक होना बहुत जरूरी है बच्चे। अब बहुत केसेस में जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो इसे काट के निकाल देते हैं, तब ये गॉल ब्लैडर में स्टोर बाइल जूस नहीं होता, लीवर धीरे धीरे करके इसमें डायरेक्ट डाला जाता है, ठीक है। ऐसे जिसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है उसको प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ऐसा मतलब डॉक्टर ने क्या कहते हैं कि भाई अब खाना तुम लेट से खाना। अब उसके बाद देखो, जब जैसे भोजन नीचे की ओर आता है, अब यहाँ पे पेनक्रियाज है। अब ये पेनक्रियाज 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को क्या करता है, आपके इस खाने में मिला देता है। यानी कि जो भी पचना होगा, अब ये 3 एंजाइम जो मेन होंगे वो भोजन में से किसको अलग कर देंगे, आपके जाके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, आपका प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और फैट को फैटी एसिड और ग्लूकोल के अंदर में। जैसे ही नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस होगा, यानी कि आंतरस का निर्माण, आंत जो होगी अपना आंतरस का निर्माण करेगी, ठीक है। और इसमें से जो भी और बचा खुचा होगा लास्ट पार्टिकल वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो छोटी आंत होती है उसमें पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जो पैनक्रियास से ये जो पैनक्रियाटिक जूस निकला है ना, वो हमेशा किस में काम करता है, बेसिक मीडियम में काम करता है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है डिटेल में हल्का सा बात कर लेते हैं, जैसे लीवर का काम और क्या क्या है, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। चलो देखो, देखो ये है लीवर, क्लियर है। लीवर देख रहे हो, लीवर से जस्ट पास में क्या है, गॉल ब्लैडर देख रहे हो, ये गॉल ब्लैडर दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख जाएगा, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। लीवर ने क्या किया, जो भी बाइल जूस बनाया वो बाइल जूस बनाने के बाद किसमें सेव कर देता है, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से निकल के कॉमन डक्ट देख रहे हो, कॉमन डक्ट से क्या होता है, ये चल जाता है आपका, ये ड्यूडेनम जो सी टाइप है ना, छोटी आंत, इसमें आ जाता है। और ये रहा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज भी अपने क्या करता है, प्रोडक्ट को इस छोटी आंत में डाल देता है। तो जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा होता है वो काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है ध्यान। सर गॉल ब्लैडर के मिलने के बाद, हाँ बिल्कुल, गॉल ब्लैडर से जो भी आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसके बाद बेसिक होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम एक बार बात करते हैं लीवर के और कौन कौन से फंक्शन होते हैं, फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि लीवर के साथ हम आगे ही बढ़ जाते हैं। देखो लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है, मैंने जैसे बताया, और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, आया समझ में। और इसके बाद ये क्या करता है, बाइल डक्ट के माध्यम से ड्यूडेनम में डाल देता है। एक एक के बारे में समझना गाइस। बाइल जूस का मेन काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को किसमें चेंज कर देना, छोटे छोटे बूंदों में चेंज कर देना। इज इट क्लियर। ध्यान रखना कि अगर बाइल जूस नहीं होगा तो जो फैट होगा ना वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जिसका लीवर खराब होता है ना, उसको दूध या दूध से बनी हुई चीजें पचती नहीं है। क्यों, दूध में फैट होता है। क्या, अगर आप तेल ज्यादा खाते हो, अगर मान लो लीवर कमजोर होगा तो बाइल जूस नहीं बनाएगा, और बाइल जूस नहीं बनाएगा तो ये बाइल क्या नहीं करेगा, फैट को छोटे छोटे पार्ट में चेंज नहीं करेगा। इसके अलावा गाइस क्या करता है, बाइल जूस के अंदर में क्या होता है, बिल्रुबिन और बिल्वर्डिन नामक 2 पिगमेंट होते हैं, क्लियर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है। अब हमारी बॉडी, लीवर क्या करता है, फिल्टर द टॉक्सिक और केमिकल फ्रॉम द बॉडी विच आर डिपोज एज अ बाइल, रिमूव इनटू बाइल फ्रॉम स्टूल। अब हमारी बॉडी के अंदर में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, वो किस में चेंज हो जाते हैं, आगे जाकर के बाइल में चेंज हो जाते हैं, बाइल के रूप में चेंज हो जाते हैं। और लीवर क्या करता है, उनको स्टूल और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। क्योंकि बाइल का कलर कैसा होता है, पीला होता है, इसी कारण से आपका स्टूल का कलर और यूरिन का कलर पीला होता है। इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। और अगर ज्यादा बाइल होगा तो आपका शरीर पीला पीला होगा, जिसे पीलिया भी हम कहते हैं। दूसरा, ये एक प्रकार का ऐसा अंग है जो क्या होता है, बार बार रीजनरेट होता है। अगर लीवर खराब हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में फिर से क्या कर लेता है, अपने आप के सेल को बना लेता है। हमारे शरीर में लीवर क्या करता है, जल का संग्रहण करता है और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। दूसरा, ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर के अंदर में जो प्लाज्मा ग्लूकोज है,
अमोनिया का जो लेवल है वो क्या करता है, लीवर ही रेगुलेट करता है। अगर लीवर खराब होगा तो ग्लूकोज, प्लाज्मा ग्लूकोज और अमोनिया का लेवल जो होगा बैलेंस नहीं हो पाएगा, और अगर मान लो नहीं हो पाया तो एक प्रकार की बीमारी होगी, इसको बोलते हैं हैप्टिक इंसेफ्लोपैथी बोलते हैं। ध्यान रखना, आप एक तरह का कोमा भी बोल सकते हो इसे। ध्यान दीजिएगा, अगर लीवर आपका प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो आपका ब्रेन भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ब्रेन के अच्छे तरीके से काम करने के लिए आपका लीवर का सही होना बहुत जरूरी है। अगर लीवर आपका अच्छा नहीं है तो आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। इसके अलावा ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म में भी काफी मदद करता है। कौन? लीवर। इसके अलावा गाइस ध्यान दीजिएगा और क्या क्या काम करता है लीवर। देखो लीवर क्या करता है, एक प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या है? फाइब्रिनोजेन। जब आप ये क्या करता है, ब्लड के क्लॉट करने में मदद करता है। जैसे ही आपको चोट लगती है, चोट जैसे ब्लड निकल गया ना, तो जो ब्लड निकलता है वो किसकी वजह से वापस जमता है? फाइब्रिनोजेन की वजह से। और शरीर के अंदर में क्यों नहीं जमता? क्योंकि इसमें हैपरिन होता है। हैपरिन क्या करता है? शरीर के अंदर में ब्लड को जमने से रोकता है। जब भी हार्ट अटैक वाली सिचुएशन आती है, तो अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? हैपरिन का इंजेक्शन लगातार उसको देते हैं। ठीक है, हैपरिन हमारी बॉडी के अंदर में ऐसे बनता रहता है। इसके अलावा गाइस कि ये क्या करता है, लीवर क्या करता है कि जो आपका इरिथ्रोसाइट्स है यानी कि आरबीसी की जब हम बात करते हैं तो इसको क्या, जो पुरानी आरबीसी है उसको खत्म करके क्या करता है? बाइल के अंदर में चेंज कर देता है। बाइल जूस का निर्माण किससे होता है? आरबीसी के विघटन की वजह से होता है। ये सब आपको पता ही होगा। तो दूसरा, अब लीवर ही क्या करता है? एक्सेस ग्लूकोज को किसमें चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। जब आपकी बॉडी को वापस ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ये जो ग्लाइकोजन है ये वापस किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज के अंदर में चेंज हो जाता है। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन B12 को और साथ में आयरन और कॉपर को क्या करता है? लीवर ही स्टोर करके रखता है। और साथ में जो विटामिन डी है उसको एक्टिव फॉर्म में भी चेंज करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। अगर आपके शरीर के अंदर में कॉपर की मात्रा ज्यादा हो जाए तो विल्सन नामक एक बीमारी होती है। कौन सी? विल्सन। WILSON। ये सारे क्वेश्चन आपकी पीटी में आते हैं, पीसेस में। विल्सन नामक डिजीज किसकी वजह से? कॉपर की मात्रा हमारे शरीर के अंदर में अधिक होने से हो जाती है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ बच्चे इसको ऐसे ही नोट डाउन करते ना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो थोड़ा सा लीवर का पार्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो ये तो बोल दो हाँ से समझ में आ रहा है। और ध्यान रखना, जो भी हम दवा खाते हैं ना आपकी बॉडी के अंदर में कभी भी क्या नहीं हुआ, डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता। उसको एक्टिव फॉर्म में क्या करने का काम, एक्टिव फॉर्म, दवा को एक्टिव फॉर्म में चेंज करने का काम लीवर करता है। लीवर अगर काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा तो जो मेडिसिन खाओगे वो भी डाइजेस्ट नहीं होगी। इज इट क्लियर? और ध्यान रखना गाइस इसकी लीवर, अब अगर मान लो कि कोई भी व्यक्ति जहर खा के आत्महत्या कर लेता है तो डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि इसने आत्महत्या की है? वो भी जहर खा के, पॉइजन खा करके। जो भी व्यक्ति आत्महत्या करता है जहर खा करके, वो क्या करता है, उसमें जो टेस्ट करते हैं वो लीवर को ही टेस्ट करते हैं। क्लियर है? सर नोट्स कैसे कैसे बनाए? जैसे जो बता रहा हूं बस उसको लिखते जाओ। अब कुछ लीवर डिजीज की बात कर लेते हैं, जैसे सिरोसिस एक प्रकार की ऐसी डिजीज है जिसमें क्या करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करना स्टार्ट करते हो, अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो, बहुत ज्यादा फैट खाना स्टार्ट कर देते हो, तब ये लीवर क्या होने लगता है, सड़ना स्टार्ट कर देता है। तब ऐसी कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं? सिरोसिस बोलते हैं। ज्यादा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार बिल्कुल, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसा हो रहा है। हाँ दीपा ये फास्ट इसलिए हो रहा है बच्चे, इसमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है। दीपू, जॉन्डिस, लीवर अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो भी जॉन्डिस नामक बीमारी होगी। ठीक है, इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और बी और सी, ये 3 प्रकार की ऐसी बीमारी होती है जो क्या होता है कि जो कुछ वायरस अगर आपकी बॉडी के अंदर में आ जाए तो हेपेटाइटिस नामक बीमारी होती है। तो अभी यहाँ पे मैं ये केवल यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, बीमारी में आपको डिजीज में बताऊंगा। अब देखो ये पैनक्रियाज की जब हम बात करें तो पैनक्रियाज क्या है, एक प्रकार का ग्लैंड है जो 6 इंच लंबा होता है। आया समझ में? ये क्या करता है,
आपके बॉडी के अंदर में दो प्रकार के काम करता है, यानी कि ये एंजाइम्स का निर्माण भी करता है और हार्मोन्स का निर्माण भी करता है। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हार्मोन जो आपका ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें काम करता है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो ध्यान रखना, पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं इसमें। कौन कौन सा? सबसे पहला है एमाइलोस्पिन। ये क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। दूसरा होता है ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। और दूसरा है स्ट्रैप्सिन, जो इमल्सिफाइड फैट होता है, जो वसा का जो पाइसीकरण हमने किया था उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? अमित चौहान सर अच्छे समझ में आ रहा है? हाँ बच्चे, समझ में अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्लियर है? तो पैनक्रियाटिक जूस समझ में आ गया क्या होता है? 3 प्रकार के जूस होते हैं और इसको अपने नोट में नोट डाउन कर लेना। चलो, और इसके अलावा छोटी आंत की जब हम बात कर रहे थे, इंटेस्टाइनल जूस है वो भी मैंने बताया। तो इंटेस्टाइनल जूस की जब बात करें तो उसमें 5 प्रकार के जूस होते हैं। पहला कौन सा है? माल्टेज, जो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इरप्शन, जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। लाइपेज, जो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। सुक्रेज, जो सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और आपका लैक्टेज, जो किसको? लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। अब ये सोचोगे सर ये सारे के सारे क्या है? परेशान ना हो, जब मैं कार्बोहाइड्रेट बताऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो ये प्रकार के जो जूस मैंने बताए वो तो मैंने आपको बता दिया कि सर ये इतने प्रकार के जूस होते हैं। अब बच्चे आगे आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन का मतलब अब एब्जॉर्ब करेगी। भाई डाइजेशन का प्रोसेस आपके छोटी आंत तक तो खत्म हो गया, अब एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब कैसे होगा वो देखो। हाँ, मैं बताऊंगा बच्चे ये एंडोक्राइन ग्लैंड है या क्या है। अभी देखो, एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको आगे समझाता हूं एब्जॉर्प्शन होगा कैसे। देखो ये जो है, मैंने कहा कि भाई जो भी खाना आया नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब ये एब्जॉर्ब होगा ना, तो मैं एक बार ये छोटी आंत को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो छोटी आंत देख रहे हो, छोटी आंत का जो निचला हिस्सा होता है जिसे इलियम कहते हैं, उसके छोटे किनारे किनारे जो होते हैं एक सकर होते हैं बच्चे। देखो छोटे छोटे क्या होते हैं? छोटी आंत के किनारे किनारे ये छोटे छोटे देख रहे हो, ये एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। ये छोटे छोटे, मैं आपको अभी दिखा दूंगा रियल पिक्चर भी। ये इस तरीके से सकर होते हैं। क्लियर है? अब ना इसमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं। ये छोटी आंत का सबसे निचला हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है, इसे हम कहते हैं विली। इसे कहते हैं विली बोलो, विलाई बोलो, इसे हिंदी में कहते हैं रसा अंकुर। रसा अंकुर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रसा अंकुर कहते हैं। हजारों की संख्या में होती है, उंगली नुमा संरचना होती है। तो जो भी फूड जो कायम था वो जो धीरे धीरे नीचे जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो नीचे नीचे आया, नीचे नीचे आया, नीचे नीचे आया। अब इसके थ्रू यहां से गुजरना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये जो विली देख रहे हो, अब इस विली के अंदर में ना ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स, खून की रक्त वाहिनियां होती हैं। ये कुछ विलीज हैं। अब ये क्या करते हैं? ये जो भोजन में से जो भी ग्लूकोज है और जो एमिनो एसिड है, ये विली से एब्जॉर्ब कर लेती है। ये विली एब्जॉर्ब कर लेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद ध्यान रखना, ये से ब्लड वेसल्स में मिला करके इसे वापस भेज देगी लीवर के पास। किसके पास? लीवर के पास। यानी कि जो छोटी आंत आप देख रहे हो, छोटी आंत का जो निचला हिस्सा होता है वो ब्लड वेसल से जुड़ा होता है और उस ब्लड वेसल जो कि लीवर तक जाता है उसे हम बोलते हैं हेप्टिक पोर्टल वेन। हेप्टिक पोर्टल वेन। अब जो भी कुछ खाओगे ना, यानी कि जो भी कुछ खाते हो इसमें से जो भी आपका पचा, जो भी ग्लूकोज अमीनो एसिड था वो कहां चला गया? वो आपका इस विली के थ्रू, हेप्टिक पोर्टल वेन के थ्रू ये चला गया लीवर में। अब लोग सर लीवर में क्यों गया?
भाई लीवर में इसलिए गया क्योंकि जो भी कुछ मान लो आप खा रहे हो सकता है टॉक्सिक सब्सटेंस भी डाइजेस्ट हो गया होगा, तो अब उसे लीवर क्या करेगा, शरीर से बाहर तो करेगा, तो लीवर के बाद ये लीवर से कहाँ जाएगा, ये लीवर के बाद जाएगा आपके पास किडनी में, और किडनी के थ्रू ये क्या यूरिन के थ्रू बाहर चल जाएगा। यानी कि डाइजेशन के बाद हम अगला टॉपिक जो करेंगे वो क्या करेंगे, आपका उत्सर्जन तंत्र करेंगे, इसके बाद उत्सर्जन तंत्र का टॉपिक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विली है इसने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब एब्जॉर्ब करने के लिए कौन है, छोटी आंत, मैंने आपको बताया, तो चलो एक बात थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, जो फूड होगा वो कहां पे जाएगा, मतलब छोटी आंत का जो वॉल होता है उसमें जाना स्टार्ट कर देता है, स्मॉल स्टेनल की छोटी छोटी वॉल के अंदर में, जो उसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। जो इनर वॉल होता है, छोटी आंत का जो अंदरूनी भाग होता है उसमें फिंगर उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, जिसे विली कहते हैं। क्या बोलेंगे, विली, रसांकुर कहते हैं। और ये क्या करता है आपका जाकर के जो फूड होता है, जो डाइजेस्टिव फूड होता है, भोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता, भोजन जो पाचित भोजन हो गया जैसे ग्लूकोज एमिनो एसिड हो गया ना, उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बच्चे क्लियर है। हु सेंड सिग्नल टू ब्रेन दैट बॉडी इज हंगर और रिक्वायर न्यूट्रिशन। बच्चे स्टमक क्या करती है, गैस्ट्रीन हार्मोन का निर्माण करती है। जैसे ही गैस्ट्रीन हार्मोन निकलता है ब्रेन को पता चल जाता है कि आपके स्टमक में कुछ नहीं है, आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। देखो देख रहे हो, ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत देख रहे हो, छोटी आंत का जो अंदरूनी छोटा जो अंदर वाला जो पोर्शन है, इसको लाल से बना देता हूँ, ये अंदर वाला पोर्शन देख रहे हो, यही एक छोटी विली है, देख रहे हो, ये छोटी छोटी ये विली, यही क्या करती है आपका जाकर के ग्लूकोज एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब करने के बाद ये किसमें, ये ब्लड वेसल्स देख रहे हो, ये ब्लड वेसल्स कहां जा रही हैं, ये जा रही हैं आपके लीवर के पास। अब यानी कि एब्जॉर्ब तो हो गया, आपको ये भी समझ में आ गया कि एब्जॉर्ब कौन करता है, छोटी आंत का जो विली वाला सेगमेंट होता है वही करता है। अब जो भी खाना नहीं पचेगा ना, वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में। ध्यान रखना कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 पार्ट में कौन कौन सा, पहला होता है कॉलन, उसके बाद सीकम होता है पहला, फिर कॉलन और रेक्टम होता है। ऐसा समझ में, जो भी अपाचित भोजन होगा वो अपाचित भोजन कहाँ चला जाता है, ये चल जाता है आपका जा करके, ये जो आप देख रहे हो बड़ी आंत में, यहाँ पे कोई भी एंजाइम्स नहीं होता, तो यहाँ पाचन नहीं होगा भोजन का। लेकिन जो भी अपाचित भोजन है, इनडाइजेस्टेड फूड जो है, उसमें से जो वाटर वगैरह होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो छोटी आंत और जो बड़ी आंत जहां पे मिलती है ना, उसे अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। देखो अपेंडिक्स की बात करें, ये भी एक वेजिटल ऑर्गन है, यहाँ पे कुछ प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, आपको सबको पता है ग्लूकोज का पाचन तो हमारी बॉडी में होता है, बट एक होता है सेल्यूलोज भी होता है, मिलता जुलता नाम होता है। तो सेल्यूलोज का पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता, सेल्यूलोज का पाचन इस अपेंडिक्स के अंदर में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, इसी कारण से जो सीकम वाला सेगमेंट होता है जानवरों में ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि वो हमेशा हरा चारा खाते हैं। क्लियर है। तो बड़ी आंत का काम क्या होता है, बड़ी आंत का काम क्या होता है, वो जो एक्सेस वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, विटामिन हो गया, और जो भी हम खाना, जो भी हम दवा वगैरह खाते हैं ना, उसको क्या करने में, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यहीं पे कुछ प्रकार के क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जैसे इकोलाई वगैरह, ये सब क्या करता है आपका जाकर के विटामिन वगैरह को एब्जॉर्ब करने में काफी मदद करते हैं। क्लियर है। ठीक है, वेजिटल ऑर्गन बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे जो है लार्ज इंटेस्टाइन का कोई बड़ा काम नहीं है, ये केवल इन सब चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो बच्चे मेरे ख्याल से यहाँ पे डाइजेशन वाला जो सेगमेंट है उसको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आपको यहाँ पर समझ में, सारी चीज समझ में आ गई, क्लियर है नहीं है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या बोलते हो, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, मतलब बताने का मतलब 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। चले, कौन बनेगा करोड़पति खेले, जल्दी बताओ, कौन बनेगा करोड़पति, नहीं यहां बनेगा टुडेज टॉपर। आज का टॉपर कौन है, आज का टॉपर कौन है आज की क्लास का, वो हम देखते हैं।
क्लियर है? तो जितने भी लोग हैं सारे के सारे कमेंट करेंगे, 30 सेकंड का टाइम दूंगा मैं आपको, और मैं देखता हूं कि कितने जल्दी जो है आप सभी उसका आंसर देते हो। द क्लास वाज फैंटास्टिक। चलो अनमोल, अभी अनमोल ध्यान दीजिएगा बच्चे, अभी हम क्या करेंगे, टुडेज टॉपर खेलेंगे, या कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। 30 सेकंड का टाइम दूंगा, देखते हैं कि टाइम के अंदर में कौन जो है राइट आंसर देता है। सारे के सारे लोग जो है वो स्टार्ट मतलब बैठेंगे, अभी आप सुनेंगे इसको। मैं अभी आप कहीं जाइएगा मत, मैं मुश्किल से मतलब 30 सेकंड का टाइम ले रहा हूं आपसे। मैं वो कौन बनेगा टुडेज टॉपर वो स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए आप सभी आ गए हैं और आज जो है वो क्यूज खेलते हैं। ठीक है, ये है कौन बनेगा टुडेज टॉपर। ठीक है, फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सभी सारे आंसर दीजिएगा। ये मिक्स क्वेश्चन है, आज की क्लास से नहीं, मतलब पूरी बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो टुडेज टॉपर है, हु वांट टू बी है। तो जो आज का पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। कौन से रक्त कोशिका को शरीर का सोल्जर कहा जाता है? विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी RBC, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव? फटाफट आंसर दीजिएगा, 30 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। हालांकि 30 सेकंड का टाइम ये केवल और केवल किस लिए है, ये केवल जो है आपके लिए और मेरे लिए, मतलब इतने देर में आप कमेंट कर पाओ। WBC, क्या बात है, ऑप्शन ए, फटाफट सभी कमेंट करेंगे। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया है ताकि आपको लगे कि हाँ भाई इसे क्या। ऑप्शन ए, बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन ए है और सही जवाब है वो बिल्कुल ऑप्शन ए। बहुत आसान सा सवाल था, पर परेशान ना हो, आने वाले समय में क्वेश्चन काफी हार्ड आएगा। क्लियर है? हाँ, सभी के जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है आप सभी ने बिल्कुल अच्छा दिया है। तो चलो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये रहा। शरीर रचना विज्ञान की एक शाखा जो संबंधित है। एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ, ऑप्शन ए स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, ऑप्शन सी एनिमल बिहेवियर, और ऑप्शन डी सेल एंड टिश्यू। 30 सेकंड का टाइम जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। कि शारीरिक जो शरीर रचना विज्ञान की एक शाखा जो संबंधित है किससे, क्या आपके एनिमल और प्लांट से रिलेटेड है वो, या फिर आपके शरीर के जो ऑर्गन है उनसे रिलेटेड है, या एनिमल बिहेवियर से है,
या फिर सेल और टिश्यू से है? आंसर दीजिएगा फटाफट, समय समाप्त हो गया। और जो सही आंसर है, वो जो आंसर है वो है ए, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट। क्लियर है? तो गाइस आज ये टाइम ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं केवल 2 क्वेश्चन लिया, बट आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चन जो होगा वह मैं लूंगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। कल की जो क्लास होगी वो हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है? चलिए आज का सेगमेंट जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं, और कल की क्लास के लिए, मतलब कल की क्लास आप में जरूर आइएगा। जितने भी लोग को नहीं पता कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है उनको भी बता दें, ठीक है? सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।